बढ़िया। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो हम कल क्या कर रहे थे भाई? क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी करेंगे फिर। थोड़ा दूर दूर। आदत नहीं है इतना पास लोगों को देखने की अब मुझे यार। मुझे खुद को डर लग जाता है, क्या हो रहा है, इतने पास पास कैसे बैठे हो? ग्राफ वाले क्वेश्चन, हाँ एक वो कल तुमने पूछा था यार, क्या क्या नाम है तुम्हारा भाई? विनय, बहुत थैंक यू यार। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था पर वो डिस्कस नहीं हुआ। मतलब डिस्कस हर चीज होनी चाहिए, रिवाइज मतलब सिंपल से सिंपल चीज भी रिवाइज होनी चाहिए, टफ से टफ भी होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, बेसिकली आया हुआ है इस टाइप का, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। बाकी आता आप सबको है। इसमें क्या दिया हुआ है, ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको प्लॉट करना है, फ्लक्स वर्सेस टाइम गिवन है। अरे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चेक करते हैं चलो। आज मजा आएगा, आज सवाल ही सवाल है। कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए काफी सारे। तो 0, 10, 20, 25 सेकेंड्स। और यहां से जो है आपका 10 वेबर। ये ग्राफ गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच में। आपको प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। क्या रिलेशन है? इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये इंड्यूस पैरामीटर्स के साथ में करना था, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। बताइए, फाई और टी के बीच में जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या बताएगी? डी फाइव बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। यानी माइनस टाइम्स स्लोप, यानी माइनस ऑफ टेन थीटा फ्रॉम दिस कर्व विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही बात है। तो हमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां से बताना है। कितना आ जाएगा? चलो पहले हम इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। 0 से 10 तक पॉजिटिव स्लोप है, 10 से 20 सेकेंड्स तक जीरो स्लोप है, और 20 से 25 तक नेगेटिव स्लोप है। सही है क्या? तो तीनों इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू में मतलब नहीं होता हमको, हमें चेंज इन वैल्यूज, फ्लक्स से मतलब नहीं है, फ्लक्स में चेंज से मतलब है। तो चेंज हुआ 0 से 10 सेकेंड्स तक, 10 से 20 तक कांस्टेंट रहा, एंड देन सो ऑन। चलो भाई, तो पहले सेगमेंट की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स टेन थीटा, यानी माइनस, देखिए 0 से 10 सेकेंड्स में परपेंडिकुलर, यानी कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ, कहां से कहां तक चेंज हुआ? 0 से 10। पक्का? तो फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 0 कितना हो गया? 10। चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। और इस प्रक्रिया में समय कितना लगा? क्या बात है, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 वोल्ट। सही है क्या? यानी यहां कहीं नीचे होगा। अरे -1 0 से नीचे ही होगा ना, कांस्टेंट। -1 कांस्टेंट ही, अरे यार ये मेरे संग ही होता है क्या? और तो मैं जेब में रख के लाया हूं फिर भी भाग रहा है। बताओ चलो, -1 वोल्ट कांस्टेंट है ना? एक्स वाई जेड कुछ नहीं आया इसमें, टीबी नहीं आया ना, कांस्टेंट है ना? चलो भाई अगला, सेकंड पार्ट। जीरो कह रहे हैं कुछ लोग, क्यों जीरो? अरे स्लोप इज जीरो, और स्लोप इज जीरो मतलब टेन थीटा इज जीरो, मतलब जीरो तो जीरो है, प्लस माइनस क्या करेगा उसमें, है ना? जीरो में प्लस माइनस होता है क्या? नो सर। ये लो, जीरो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलो, -10 थीटा वंस अगेन माइनस। तीसरे सेगमेंट में फ्लक्स कहां से कहां चेंज हुआ? 10 से 0, -10 का चेंज है, डिवाइडेड बाय समय कितना लगा? 5 सेकेंड्स। यस और नो? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया? +2। इस बार जितना आपने ये गैप लिया इसका डबल ऊपर, ये प्लस का 2 वोल्ट इतनी सी जगह पे। डू यू अग्री और नॉट? डू यू अग्री? ठीक है, तो एक फटाफट से मुझे आंसर दे दोगे? अगर मैं फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दूं या आपको ऐसा, तो इसका ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले की तरह डिवाइड कर दें 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स, वट एवर यू लाइक। लो जी,
और मान लो जैसे कई बार सवाल नहीं आता कि वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं है, बस इस शेप से ये शेप आइडेंटिफाई करो चार ऑप्शंस में से, ऐसा कुछ। हाँ, कैसा शेप आएगा? ऑप्शन तो है नहीं अभी हमारे पास। पीपीटी चलाऊं? है? बताओ। देश के नौजवान बहुत पास पास बैठे हो यार, कोरोना फैल जाएगा, थोड़ा दूर बैठो। तनिक दूर, तनिक दूर, हाँ। अरे मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन हो रही है, समझा करो बस। तुम एलन का रिजल्ट हो कि नहीं हो? अरे कितने लोग 720 की तैयारी कर रहे हो? कर भी रहे हो कि? तैयारी करने में क्या जाता है, आए नहीं आए ऊपर वाले के हाथ में। तैयारी भी नहीं कर रहे क्या? कर रहे हो ना? कोई ऐसा हो नहीं ईएमआई तो छोड़ के जाऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं है? बताओ फिर आंसर। कितने भागों में तोड़ोगे इसको? तो हिंदी पढ़ा पढ़ा के हिंदी निकल रही, कितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे इसको? दो बात, दो काफी है। मैंने कहा था ना वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, चेंज इन वैल्यू, स्लोप। ये एक स्लोप, ये दूसरी स्लोप। एक नेगेटिव स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप। जहां नेगेटिव स्लोप वहां ईएमएफ, और जहां पॉजिटिव स्लोप वहां ईएमएफ आंसर। कितने लोगों ने यही सोचा था या बनाया था, जो भी ये मन में किया हो? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया इसका नहीं था, लेकिन इससे मिलता जुलता ही था। E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, उसमें भी यही होता है। आई और टी के बीच का ग्राफ देंगे, सेम इसी पैटर्न पे, माइनस इसमें भी है। मान लो इसी टाइप का सवाल आया और एग्जाम में ये ऑप्शन में था ही नहीं। अब और ज्यादा पुरानी बात है थोड़ी ज्यादा पुरानी बात है, 2011 की शायद आसपास की बात है। आपका सही आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इसका भाई है, मतलब मिरर इमेज। कहने का मतलब ये है और ये है। इसका क्या मीनिंग है? ये चीज तो ऑप्शन में दी नहीं जो होना चाहिए सही आंसर। मतलब उसने खुद माइनस साइन अभी कंसिडर। कई बार ऐसा होता है ना, अपन ने एक सवाल किया होगा 25 वोल्ट आंसर आया था उसका, डिफरेंशिएशन करके जो पहला सवाल कर रहे थे, -25 आया था। अब ऑप्शन में कई बार -25 नहीं देके 25 दे देता है, तो वो सही है ना? लेकिन 25 भी ऑप्शन में हो और -25 भी ऑप्शन में हो तो कौन सा सही होगा? सेम इज हैपनिंग इन दिस। अगर ये चीज ऑप्शन में दी है और ये भी दी है तब तो ये सही है। और ये जैसे कि मैंने बताया एआईपीएमटी में एक बार आया तो ये ऑप्शन में था ही नहीं। इसका मतलब उसने साइन ऑप्शन में नहीं कंसीडर किया, केवल वैल्यू देखी चेंज के हिसाब से। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है। इज इट क्लियर? तो ये चीज बतानी जरूरी थी, मेन इसमें ये डिस्कस करना था मुझे कि कई बार हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। बाकी सवाल तो आसान है, पर आसान सवालों में गलतियां ज्यादा होती हैं। आपको ऐसा लगता होगा शायद कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे ये तो भाई करेगा है। चलो डस्टर साहब तो, हाँ कुछ पूछना है किसी को? हाँ एक वो दिया था लेकिन वो मजे वाला नहीं था। चलो कर लेते हैं उसको डिस्कस। मैं बना कुछ रहा था, बन कुछ गया था उसमें। ये तो सिंपल था ना मतलब, अरे सिंपल था ना, ए बी सी और ऐसा रोटेट। बताओ चलो। सिंपल था ये। ए और बी के बीच में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, ए और सी के बीच में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, और इन दोनों के बीच में जीरो। अरे है कि नहीं? हेलो, सवाल तो ये था जो मैं अब दूंगा। तैयार हो? शाबाश। देश को ऐसे ही नौजवानों की आवश्यकता है। हाँ आजाद देश से थोड़ी आजाद देश यार, नौजवानों ने करा है। ये लो, अभी ठीक है थोड़ा। रॉड का कुछ नाम रख दीजिए। एक रॉड थी एबीसी 2L लेंथ की, उसको बीच में से मोड़ दिया हमने, 60 डिग्री का टर्न दे दिया उसमें बीच में। तीन चीजें यहां पूछी जा रही हैं आपसे। एक तो ट्रायल बॉल, ट्रायल बॉल देखते हो ना, मतलब खेले होगे ना क्रिकेट गली में। और एक थोड़ी ठीक ठाक बॉल, एक थोड़ी ढंग की बॉल। ये तीनों मैंने आपकी तरफ फेंकी हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। ट्रायल बॉल में क्या होता है, दोस्त ऐसी गेंद फेंकता है। कल बात हुई थी ना इस बारे में हमारी, नहीं हुई क्या? मतलब सच्चा दोस्त है जैसा तो वो हमारा,
उसे मालूम है आउट तो मानेगा नहीं इसमें। चलो बताओ, वी ए माइनस वी बी का आंसर सब दे सकते हैं, इसमें भी सोच रहे हो क्या? वी ए माइनस वी बी में क्या सोचना है? माइनस प्लस भी बताओगे? अच्छा, बी का डायरेक्शन दिया नहीं, माइनस प्लस कैसे बताओगे? तो पहले बी में बताता हूं क्रॉस, अब बताओगे माइनस प्लस। वैसे ऑप्शन में मानो माइनस प्लस नहीं है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस का 5 हो या प्लस का 5, 5 वोल्ट ऑप्शन में दिया है, तो साइन को गोली मारो आप, वैल्यू बताओ। अरे सिंपल है यार, वी ए माइनस वी में क्या है, ए से बी तक की लेंथ कितनी है रॉड की? एल। और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है नेगेटिव, एल एक्स एक्सिस में है। और जो वेलोसिटी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो किसी इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी रहेगी, मतलब तीनों परपेंडिकुलर है। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको बी ओमेगा आंसर। मैंने कहा ना ट्रायल बॉल, वो तो यूं ही था कि चलो सवाल है तो ये भी पूछ लेते हैं। कितने लोगों का सही हुआ फर्स्ट पार्ट? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था। आप सेकंड करो। 3/8 बोल रहा है एक बच्चा, वी ए माइनस वी सी का। अच्छा, और किसी का कुछ? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, देश आजाद है, अपना समय लीजिए। कल करा ना, कल पढ़ चुके ना कॉन्सेप्ट हम इसका, ऐसा तो कोई नहीं है जो कल क्लास में नहीं था। आप नहीं थे? फॉर्मूला तो मालूम है, ये बी ओमेगा। चलो बता देते हैं, एल लेंथ की रॉड हो, बी यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हो और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड रोटेट हो रही हो, तो उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कोई कॉपी में देख लो या नोट्स में भी होगा आपके, मेन नोट्स में, है ना? नहीं तो अभी इतने क्वेश्चंस यहाँ करेंगे, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। बोलिए। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कितने लोगों का ये आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 मतलब सेम आंसर? क्यों आएगा सेम? क्योंकि भाई साहब ये टेढ़ी मेढ़ी रॉड है। ये कैसी रॉड है? और जब टेढ़ी मेढ़ी रॉड थी तो हम क्या करते थे उसको, सीधा एल इफेक्टिव उसका फाइंड करते थे। बीएलवी वाले क्वेश्चंस में कल किया था, रोटेटिंग में आज करेंगे, ठीक है? तो रॉड के पहले पॉइंट को रॉड के आखिरी पॉइंट से जोड़ दीजिए आप। ध्यान से देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों? क्योंकि जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, हाँ बन रहा हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा हो और बीच वाला 60 डिग्री का हो, तो वो हमेशा इक्विलेटरल होगा, हमेशा, ऑलवेज। तो ये लेंथ भी कितनी हो गई? एल। एल इफेक्टिव इज एल, सो दिस आंसर इज ऑल्सो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कितने लोगों का ये सही हो गया? टफ था क्या? नहीं, इजी था ना, लेकिन सोचने में थोड़ा समय चाहिए होता है। अब वी माइनस वी सी चाहिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं, कोई नहीं, तुम सीखो, अभी सीखने पर ध्यान दो, ठीक है? तुम कल की क्लास में आंसर देना। हर चीज पहले से आती हो तो फिर मेरा क्या काम है यार, सीखने आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंट होके बैठो एकदम। चलो, क्या करें इसमें? सब लोग ऐसे मत बैठ जाना कि यहाँ कुछ नहीं आता, थोड़ा आंसर भी देने की कोशिश करो। 3/4, कितने लोग बोल रहे हैं 3/4? अच्छा, ये आसपास बैठे तीनों, गड़बड़ लग रही है कुछ। और कुछ? और किसी का कुछ? क्या फाइंड करना है आपको? वीबी माइनस वीसी। आपके पास में अभी क्या क्या अवेलेबल है? एक तो आपने वी ए माइनस वीबी कैलकुलेट किया है, कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। एक आपने वी ए माइनस वीसी कैलकुलेट किया है, वो कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। आपको अब कैलकुलेट करना क्या है? वीबी माइनस वीसी। तो क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सब्ट्रैक्शन जैसा काम कर दूं, कर सकता हूं क्या? सब्ट्रैक्शन करूंगा, वीए कट जाएगा, वीए चाहिए भी नहीं मुझे, साइन उल्टे हो जाते हैं ना सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रा करा है। तो ये वीए और माइनस वीए कट जाएंगे, माइनस वीबी प्लस वीसी को लिख दो, वीसी माइनस वीबी। और बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कट गए, कितना हो गया? जी, अरे अभी तो किया था 2 मिनट पहले। इसमें भी तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बीच में 60 डिग्री का एंगल था, जीरो आया था कि नहीं आया था? अब ये इसका प्रॉपर तरीका हो गया करने का। बात समझ में आई? कितने लोगों का जीरो आया? कितने लोगों के समझ में आया? अब तो कर लोगे, ऐसा कुछ आएगा तो कर लोगे क्या? देते तो फिर। लाइए अगले सवाल की ओर बढ़ते, मजा आएगा। आज मैं कुछ सेलेक्टेड, बैठ के तसल्ली से सेलेक्ट करके लाया हूं कुछ आपके लिए।
कल घर के लिए पैक किया था ना एक, आज मैं अपने घर से पैक करके लाया हूं तुम्हारे लिए। मैस का बहुत दिन से खा रहे हो, है कि नहीं? लो, आर पी क्यू थीटा वी। और नीट लेवल के हैं, ऐसा नहीं कि जानबूझ के स्टाइल मार रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आने चाहिए ये। डॉट मैग्नेटिक फील्ड है बी, लिखा है इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन वायर पी क्यू हैज ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कोई बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, थीटा एंगल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द करंट, you have to find the current in the wire. Options: dVb by R, dVb by R cos theta, third BVD cos theta by R, and fourth BVD cos square theta by R. इसलिए मैं ले आया ताकि ऑप्शन भी आपको मिले, थोड़ा नीट जैसा फील आए, अदरवाइज तो बना सकते थे पर उसमें टाइम लग जाता है कई बार। सवाल पढ़ना, समझना, सॉल्व करना, गोला भरना, 1 मिनट 20 सेकंड समय शुरू होता है अब। गोला नहीं भरना अभी, 5 सेकंड माइनस कर लो, 5 सेकंड थोड़ी लगते गोला भरने, कितनी देर लगाते हो? बताओ भाई, प्रश्न समझ में आया आपको? मैंने कल बात भी करी थी, टेढ़ा वायर आ जाए कभी, तुम वेलोसिटी का लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। हाँ तो मैंने कब बोला नहीं है, मैंने तो कहा ऐसा करते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करता है और क्या करता है, सिलेबस के बाहर से थोड़ी देगा। फर्स्ट कुछ करना नहीं था इसमें भाई, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यही लेंथ आएगी ना, तो ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है डी, और वेलोसिटी ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, बी एल वी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, परपेंडिकुलर लेंथ डी। भाई तुम क्या चाहते हो यार? हाँ, वेलोसिटी इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, ये तो हो गया, और आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये करंट। आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से उसने आपको घुमाने की कोशिश करी लेकिन आप नहीं घूमे। कितने लोगों का सही आंसर आया? कितने लोग कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने लग रहे थे इसमें, है ना? सो बी केयरफुल। देख के ऐसा ही लग रहा था लेकिन आप इस पे फोकस करें, ऑलरेडी जो लेंथ आपको दे रखी है वो डी है, ऑलरेडी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, नथिंग नीड्स टू बी डन। इज इट क्लियर? अगला सवाल, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा अलग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और है साहब यहाँ पे आपका फेवरेट दोस्त, पहचानो जरा कौन है? अरे देखो कितने अच्छे दोस्त, तो देखते पहचान गए। पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है साहब, y इक्वल टू 4x²। ठीक है, काम काम की बातें बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्रॉस b इक्वल टू 2 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? 2 टेस्ला क्रॉस। A wire is bent as a parabola y equal to 4x² is located in uniform magnetic field of 2 Tesla perpendicular to xy plane at t equal to 0। अब काम की बात, at t equal to 0 a connecting bar CD starts sliding, शॉर्ट में लिखता हूं आसान भाषा में, CD starts moving with 2 meter per second from origin along पॉजिटिव y एक्सिस। सब मैं लिख दे रहा हूं काम की बातें। At t equal to 0, a connecting bar CD starts sliding from origin with constant acceleration of 2 meter per second square. Sorry, this is acceleration with constant acceleration of 2 meter per second square. 0 से चलना शुरू हुआ, S से चलना शुरू हुआ है, ये इस तरह से है CD। ठीक है, एक CD। भाई देखो अभी तक क्या होता था, यू शेप का वायर होता था, रॉड ऐसे चलती थी। अब यू शेप को थोड़ा सा हैंड राइटिंग वाला यू बना दिया, प्रिंटेड यू की जगह पैराबोला।
और वो रॉड अब ऐसे चल रही है। समझ रहे हैं बात को आप? तो कॉन्सेप्ट तो वही है, मूविंग रॉड वाला, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस रॉड की 0 है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप एट y इक्वल टू 2 मीटर। जब रॉड y इक्वल टू 2 मीटर पे पहुंच जाती है उस समय कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? ऑप्शंस इसमें भी देंगे आपको हम। 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट। कोशिश कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट 20 सेकंड की जगह 1 मिनट 30 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड फ्री, हैवी डिस्काउंट। वो छिपकली पीछे है सर, ये फेमस छिपकली हमारे क्लास की, यहां से वहां तक पहुंच गई 2 दिन में। पढ़ने वाली छिपकली है, केवल फिजिक्स की क्लास में आती है। देखो आपके पास आ रही है, ऑनलाइन अटेंड करेगी वो। गई गई, ठीक है ठीक है। इससे पूछे कल कहाँ थी, कल की क्लास मिस कर दी इसने। अभी गई है, अच्छा ओके। लास्ट बेंचर। हाँ जी बताइए, क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप इसके शेप को देख के डरिए मत, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। आपको क्या चाहिए? एल इफेक्टिव, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए ना आपको भाई। ये रॉड कहां से चलना शुरू हुई है? ओरिजिन से। थोड़ा सा ऊपर खिसकेगी तो कुछ एल इफेक्टिव आएगा, और ऊपर खिसकेगी कुछ और एल इफेक्टिव आएगा। एल इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता जाएगा। हमें किस इंस्टेंट का एल इफेक्टिव चाहिए? y इक्वल टू 2 मीटर पे जब ये पहुंच जाएगी ना रॉड चलते चलते, उस इंस्टेंट का हमको एल इफेक्टिव ये वाला चाहिए। ये चीज हमारे काम की चीज है जी। क्या करें अब इसमें? एल इफेक्टिव निकालें? कैसे निकालें? कोई आंसर है आप कैसे? किसी का आ रहा है कोई ऑप्शन? इक्वेशन बनाओ ना। 1 मिनट 30 सेकंड है ना आपके पास, करो। 8 वोल्ट किसका आया? 8 वोल्ट, 1 2 3, तुम्हारा इतना सा है क्या? डर डर के क्या बता रहे हो? अच्छा काम किया है, सही आंसर है, फर्स्ट आंसर है इसका। 8 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले तो हम एल इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बी इंटू एल इफेक्टिव इंटू वी। तो बी तो चलो कांस्टेंट है 2 टेस्ला, एल इफेक्टिव हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और वी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ज्यादा आसानी से क्या कैलकुलेट हो रहा है? वी। वी कर लें पहले। तो v निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, एक्सेलरेशन अवेलेबल है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड कह रहे हैं आप लोग। चलो, जनता की भारी डिमांड पे थर्ड इक्वेशन यूज कर ली हमने। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल हमको पता करनी है 2 एज इट इज। एक्सेलरेशन ए कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 2। कितना हो गया? 8। वी स्क्वायर का वैल्यू आया 8, यानी वी आया 2√2 मीटर पर सेकंड। यस और नो? ये हमारे पास में जो 2√2 आया है मीटर पर सेकंड में हमने पुट कर दिया, पर काम अभी आधा ही हुआ है। अभी हमें एल इफेक्टिव और चाहिए। कैसे करें? y का, और ये जो इक्वेशन दी है इसका हमें यूज करना है क्योंकि इस पैराबोला की स्पेसिफिक इक्वेशन है। अगर आप एल इफेक्टिव को ध्यान से देखें तो यहां -x से लेकर के ये +x के बीच का सेपरेशन है। In आसान भाषा we can say this separation is x, this separation is also x, so your L effective is 2x. So we have to find L effective equal to 2x. x की वैल्यू चाहिए y इक्वल टू 2 के लिए। तो उस पैराबोला की इक्वेशन में y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए,
y इक्वल टू 4x² दिया है ना, y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आया 1/2, यानी x कितना आया 1/√2। लेकिन ये तो x है, हमें चाहिए 2x। L इफेक्टिव इज 2 टाइम्स 1/√2, यानी कितना आ गया √2 मीटर। इसी की कमी थी जीवन में बस। ये √2 ले जाकर के अब हम यहां पुट कर देंगे, कितना आ गया 8 वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो गया। वाकई में ऐसा लग रहा है नीट के पेपर में रफ वर्क किया है, पूरा कचरा है अच्छे से। अरे समझ में आया क्या हुआ। हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर था कि भाई टेढ़ा मेढ़ा वायर है तो एल इफेक्टिव निकालना है, एल इफेक्टिव पैराबोला की इक्वेशन से आ गया। स्पीड भी पता नहीं थी तो स्पीड अपने में कैलकुलेट करी, वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करी। कितने लोगों का 8 वोल्ट आया। अच्छा कितने लोगों को अब लग रहा है कि था तो आसान, टफ था क्या, अरे इजी था यार, आसान था ना। चलो मैं कह रहा हूं ना नीट लेवल के ही हैं, पर आजकल ये भी नहीं आ रहे, वो अलग बात है। कहां से मिटाना शुरू करूं बताओ, लिख रहे हो क्या, कितने लोग लिख रहे हो, लिखो लिखो फटाफट लिखो, तब तक अगला सवाल तैयार है। पर देखो जब भी इतिहास में पेपर टफ आया बता के कभी नहीं आया, अचानक आया है। 2016 मान लो आप, 13 मान लो, कोई सा भी अचानक आता है। पहले ऐसा कॉन्फिडेंट कर देंगे अरे इजी आएगा, मस्त हो, अचानक से फेंकेंगे फिर यॉर्कर। हटा दूं भाई इसको। अगला सवाल सुनिए, इसमें भी मैं आपसे सिली मिस्टेक करवाना चाहता हूं, देखते हैं आप करते हो क्या। एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स ए और बी हैं, और घबराइए मत लेंज लॉ का नहीं है। एक रॉड है, v वेलोसिटी से ये रॉड मूव कर रही है, रॉड का नाम है पी क्यू। और हमको ये दिया गया है कि इस पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंड क्रॉस। और कुछ वैल्यूज जो दी हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं इंडिविजुअली। अ कंडक्टिंग रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर is moving perpendicular with v equal to 2 meter per second in a uniform magnetic field b equal to 4 टेस्ला। एग्जाम में लैंग्वेज से पढ़ के पता चलेगा, मैं बता दे रहा हूं अभी। डायरेक्टेड इनटू द पेपर, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी c इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 10 माइक्रोफेराड, इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मेन चीज है ऑप्शंस। हटा दूं भाई पैराबोला, बिल्कुल हटा दिया। I'm giving you the options. First option is QA equal to plus 80 microcoulomb and QB is equal to minus 80 microcoulomb. Second option इसका just उल्टा, QA minus 80 microcoulomb, QB plus 80 microcoulomb। पहले सारे ऑप्शन देखना फिर उछल के आंसर देना। QA equal to 0 equal to QB, and fourth, charge stored in the capacitor increases exponentially with time। ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। आई थिंक डेटा इज सफिशिएंट। वही 1 मिनट 20 सेकंड इसमें नॉर्मल सवाल है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे इसके लिए। कितने लोग कह रहे फर्स्ट, अच्छा मतलब चार्ज आप कह रहे हो 80 माइक्रो कूलम्ब ही है, और साइन भी आपने डिसाइड कर लिया। चेक करेंगे थोड़ी देर में, है ना, इधर आप भी चेक कर लो। फर्स्ट, क्या बात है, जनता का एक मूड है कि फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका। कैसे करेंगे इसको हम, सेल बना दे पहले। कितने वोल्ट का सेल बनेगा, 8 वोल्ट का बन रहा है, 4 टेस्ला 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 8 वोल्ट का सेल। और किस तरफ इसका हाई पोटेंशियल रहेगा, राइट हैंड का थंब वेलोसिटी की तरफ, राइट हैंड का थंब वेलोसिटी की तरफ,
फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी इनवर्ट। थप्पड़ कहां पड़ रहा है? तो ऊपर हो गया अपना हाई पोटेंशियल, नीचे हो गया अपना, तो ये सेल बन गया 8 वोल्ट का, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, ऐसा। ठीक है भाई। अब हम सिंपल सा एक सर्किट पा गए हैं यहां पे, जो देश का बच्चा बच्चा कर सकता है, जिसने साइंस ली हो। कॉमर्स वाला तो नहीं कर पाएगा। बताओ, सी इक्वल टू क्या, क्यू ई। तो वो तो आपको दिख ही रहा है, 80 माइक्रोकूलम आ ही जाएगा। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए प्लेट से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बी प्लेट से कनेक्टेड है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऐसे कर सकते हो, है ना? कितने लोगों का सही आया? क्या सोच रहे हो बालक? कुछ और तरीका लगा रहे थे? लेंस लॉ कोई था, लेंस लॉ से कर रहे हो? आएगा उससे भी, उससे भी आएगा। इस लूप का एरिया बढ़ रहा है, अंदर जाने वाले क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ने दें, रोके। क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्या इंड्यूस करेंगे? डॉट। तो करंट देखिए कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अपने इससे भी कैसा जा रहा था? एंटी क्लॉक। जब बैटरी में से एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा तो इधर तो पॉजिटिव करंट है, यहाँ पे से नेगेटिव टर्मिनल। वैसे कर लो, पर ये ज्यादा आसान है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमारा इसके बारे में क्या विचार है, कितना होना चाहिए था? अगर एक्सपोनेंशियली चार्ज नहीं बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? क्या आपका विचार है इसके बारे में? चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होती है एक्सपोनेंशियली, होती है क्या? कैसे होती है? ठीक है, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा है, चलो इसको ले लेंगे अभी। एक और करते हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ग्राफ बना सकते हो? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का किसी को नहीं पता? ऐसा या ऐसा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बोल रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी होता है ग्राफ इसका, है? सोचना, इसको सोचना। फोर्थ पॉइंट गलत आंसर है, इसको सोचना क्यों गलत है। ये होमवर्क है आपका आज। अच्छा, वैसे भी सही आंसर मिल गया, एक ही करेक्ट होता है ना, एग्जाम में इतना मत सोचना। अगला सवाल, अगला सवाल आया हुआ क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम्स में। टाइम 0.5 सेकेंड्स, करंट 10 एम्पियर, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। कितना ओम? फाइंड द चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव। ऑप्शंस 250 वेबर। मॉड्यूल करे होंगे तो सेकंड एक्सरसाइज में है ये सवाल, है ना? आया हुआ है ये आईपीएमटी में। तो 1 मिनट के अंदर करना है, सेकंड्स नहीं है एक्स्ट्रा। इजी है तो, है ना? ये सबका होना चाहिए, आप आराम से समझ लो, इसमें कोशिश करो करने की। टू 250 कह रहे हैं आप लोग? कितने लोग कह रहे हैं 250? अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें, बताइए क्या सोचा आपने? आई इक्वल टू माइनस d5/dt अपॉन आर। टी भी है, अच्छा ऐसा सोचा है आपने, ठीक है। एरिया, कुछ बच्चा पीछे से बोल रहे हैं एरिया, एरिया से चार्ज आ जाएगा। एरिया अंडर दी आईटी कर्व क्या देता है? तो इंड्यूस चार्ज का रिलेशन लगा सकते हो कि नहीं, है ना? उसमें टाइम का कोई पंगा ही नहीं है। इंड्यूस चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। करें? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी आपने? चार्ज और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनता है उसमें स्लोप करंट बताती थी, और करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है उसमें एरिया अंडर दी कर्व से चार्ज मिलता है, चार्ज फ्लोन। तो यहां भी हमारे पास करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है।
So area under the curve, I dt, is equal to induced charge. Half of base into height. कितना हो गया? 2.5 कूलम. ऐसा यूनिट्स में है सारी चीजें ऑलरेडी. कितने लोगों ने चार्ज कैलकुलेट करके किया है इसको? ठीक है. अब हमको क्या फाइंड करना था? चेंज इन फ्लक्स. इंड्यूस चार्ज का रिलेशन आपको बता रखा है डेल्टा फाई अपॉन आर. तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? इंड्यूस चार्ज इनटू रेजिस्टेंस. अरे है कि नहीं? तो हमारे पास इंड्यूस चार्ज का वैल्यू है कितना आया था? 2.5 कूलम. और रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 100 ओम्स. तो कितना आ गया? 250 वेबर. फर्स्ट आंसर. कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट आया ये? है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमको ये आना चाहिए बिल्कुल. इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. पैराबोला में चल जाएगी एक बार को. हम सबको पता है वो नहीं आने वाला है. क्या पता इसी बात पे आ जाए बुरा मान के. अच्छा, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. अब पूरा पेपर पैराबोला है. इसी बात पे अगला सवाल. बी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप टेस्ला. A uniform magnetic field exists in a region given by this equation. A rod of length 5 meter. A rod of length कितना मीटर? 5 meter is placed along y-axis. Along कौन सी एक्सिस? y-axis. With constant speed it is moving. Placed है तो moving कैसे हो सकती है? पर चलो बोला है तो एग्जामिनर है, कुछ भी बोल सकते हैं. Placed with along y-axis with 2 meter per second. ऐसा ये बोल रहे हैं. ये ग्रामर मेरी नहीं है ना. Moving with 1 meter per second. Induced EMF in the rod बताना है. E induced will be how much? Options यहाँ भी दे रहे हैं आपको हम. आज ये सुविधा अच्छी लग रही होगी आपको, है ना. 0, 25 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट. कौन बोला ये बालक? अच्छा, तुम इसकी बातें मत सुनो, तुम अपना आंसर बताओ. कितना बोला तुमने भी? वाई एक्सिस बोला यार. अब कुछ नहीं है तो पॉजिटिव माने अपन, है ना. क्वेश्चन में तो ऐसा ही लिखा है बस. एक मिनट नहीं, सही बोल रहे हैं. A rod of length 5 meter placed along y-axis is moved along x-axis. बस एक लाइन मिस हो गई. Placed along y-axis is moved along x-axis. अब सही हो गया स्टेटमेंट. मेरे को लग ही रहता कुछ गड़बड़ है इसमें. अब ग्रामर भी सही हो गई अपने आप. करो. क्या नाम है बालक तुम्हारा? जो भी नाम है, बहुत अच्छा नाम है. शाबाश, अच्छा काम किया तुमने. जागरूक ग्राहक ने हमारा 1 मिनट बचा लिया. तुम लोग लगे रहते क्लास में, पता लगता कुछ मिसिंग है. अब 25 आ रहा है. पहले तो ये बताओ, ये वैल्यू बताए बिना किसका 25 आया था, उसको पकड़ो पहले. तो कैसे आया तुम्हारा? अज्यूम कर लिया तुमने. घपला है, करप्शन है, करप्शन. तो परपेंडिकुलर ले लिया, पर जीरो भी तो ऑप्शन में था. तुक्के नहीं मारना एग्जाम में, ठीक है. हाँ, जीरो ऑप्शन में नहीं होता तब तो चलो रिस्क ले सकते थे. खैर छोड़ो ये सब बातें. सवाल अभी पूरा हो गया ना. अब पढ़ो इसको ध्यान से. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. रॉड कहां है? 5 मीटर की वाई एक्सिस में रखी हुई है. एक्सिस बना दें. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस. आपकी रॉड है जो 5 मीटर की, वो वाई एक्सिस के अलोंग रखी है ना, ऐसे रखी है ना. ये लो, ये रॉड है. लेंथ कितनी है इसकी बेटा? 5 मीटर. यस और नो? ये मूव किधर कर रही है? एक्स एक्सिस. कितनी वेलोसिटी से? 1 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये
एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तीनों डायरेक्शंस में है। 3i कैप भी है, 4j कैप भी है, 5k कैप भी है। तो मैं ये मानता हूं 4j कैप के कारण तो कोई इंडक्शन होगा नहीं। होगा क्या? क्यों? क्योंकि 4j कैप वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है लेंथ के। सो इसमें होगा नो इंडक्शन। ये बात कल हमारे बीच में हो चुकी थी कि बी एल और वी में से कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो नो इंडक्शन। ठीक बात। ऐसे ही एक और फील्ड कंपोनेंट है जिसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा, 3i कैप। वो किसके पैरेलल है? 3i कैप इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। इसमें भी क्या होगा? नो इंडक्शन। तो इंडक्शन अगर केवल हुआ तो किसकी वजह से हुआ? 5 टेस्ला की वजह से, जो के कैप के अलोंग है। सो E इक्वल टू बी एल वी 5 टेस्ला 5 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड, दैट गिव्स यू 25 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। जीरो आ सकता था क्या कभी आंसर? अगर हम मोशन ही वाई एक्सिस में कर देते तो वेलोसिटी ऑलवेज पैरेलल टू लेंथ हो जाती, उस केस में फिर हमेशा जीरो आता। इसलिए वो जरूरी था डायरेक्शन बताना कि किस तरफ इसने मूव किया है। अच्छा, प्लेस्ड होती तो भी, प्लेस्ड ही होती, चलती नहीं तो कहानी खत्म थी फिर तो। और ऑब्वियसली इतना आसान तो आएगा नहीं एग्जाम में, है ना? कितने लोगों का सही आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे मजा आ रहा है? अच्छा, और देखते हैं कब तक आएगा मजा, देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मान लो पेपर टफ आ गया। क्या आ गया? लिखो सवाल। अब लिखो। तो हाइपोथेटिकल हो गया क्या है? अच्छा, ये इजी था। अच्छा, अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट। जेट प्लेन ट्रेवलिंग वेस्ट। इस बारे में हमने कुछ नहीं किया था कल। जेट प्लेन है, ट्रेवलिंग किस तरफ है? विद 1800 किलोमीटर पर आवर। इतनी सिंपल स्पीड कौन देता है यार? चलो कोई नहीं, अच्छा एग्जाम है मेरा। What is the potential difference between the ends of the wing, यानी E induced between ends of the wing 25 मीटर लॉन्ग। एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, एरोप्लेन के ट्रेवल करने का, अपने मॉड्यूल में भी है। 25 मीटर लॉन्ग। इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन, if the earth's magnetic field at the location is B equal to 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and dip angle is 30 degree। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? थोड़ा सा। देन ऑप्शंस है इंड्यूस्ड ईएमएफ के 3.1 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 1.56 वोल्ट या फिर जीरो। अच्छा, आप देख सकते हैं ऑप्शंस काफी डिफरेंस पे हैं, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, है ना? हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन कहीं जरूरत पड़े तो कर लेना। डू इट। या इसको करने से पहले अगर आप चाहें तो एक आसान टाइप का इसका कर सकते हो। करोगे? हाँ जी, एक मिनट बस चेक ही कर रहा हूं। नहीं, रॉन्ग आंसर। चलो ऐसा करते हैं, इसको लिख के रखते हैं पेंडिंग में। इसको आप करते रहो साइड बाय साइड। इसके छोटे भाई को लाते हैं पहले। क्योंकि इस टाइप का हमने एक भी नहीं किया, ये थोड़ा सा एकदम से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी मंजिल है, इसका रास्ता देखते हैं क्या है। कोई भी एक बढ़िया रेसर आदमी, मिल्खा सिंह मान लो आप, तो है ना? मिल्खा सिंह हैविंग हाइट ऑफ 2 मीटर is running with 10 मीटर पर सेकेंड। 3.1? कितने लोग बोल रहे हैं 3.1? दिस इज द राइट आंसर।
but only few people are able to do it. So let's go to Milkha Singh. A person of 2 meter height is running with 10 meter per second at a place where horizontal component of magnetic field is 1 Tesla and vertical component of magnetic field is 0.5 Tesla. You have to find the induced EMF in his body of height 2 meter, है ना? Such that, or if he runs, find E induced along his height. If he runs first towards east, एक बार तो ये ईस्ट की तरफ भागता है, या पहले नॉर्थ भगा दो चलो. If he runs towards north and second he runs towards east या वेस्ट, है ना? अच्छा, नॉर्थ भगाओ या साउथ भगाओ आंसर सेम आएगा. ऐसे ईस्ट भगाओ या वेस्ट भगाओ आंसर सेम आएगा. हाई लो पोटेंशियल अलग अलग मैटर है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा. आई थिंक डेटा इज सफिशिएंट. ओके, लेट्स डू दिस फर्स्ट. अच्छा, डिप एंगल निकाल सकते हैं यहां से आप? नहीं, वैसे पूछ लिया, मान लो थर्ड पार्ट, फाइंड डिप एंगल. क्यों निकालना है? लो, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. क्यों निकालना है डिप एंगल? नहीं सॉरी, क्यों? और कुछ बोलो. हाँ, डिप एंगल क्यों निकालना है? पहले बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे? टेन थीटा क्या होता है? बी वी बाई बी एच या बी एच बाई बी वी? बी वी बाई बी एच. बी वर्टिकल अपॉन बी. अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐसे याद रखो आप, तो हॉरिजॉन्टल के साथ डिप एंगल बनता है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होगा. कॉस नीचे रहेगा, साइन ऊपर रहेगा, तभी तो टेन आएगा. तो ये रिलेशन है. बी वर्टिकल कितना है आपके पास में? 0.5. बी हॉरिजॉन्टल कितना है? 1. तो टेन थीटा 1/2. सो थीटा इज टेन इनवर्स. अब 30 डिग्री कौन बोल रहा है कमार है? साइन की याद आ गई क्या 10 में? 30 में ऑप्शन में दूंगा अब तो पक्का. चलो, 10 इनवर्स 1/2 ये डिप एंगल है. तो यहां कुछ ऐसा काम करना होगा लास्ट स्टेप, या डिप एंगल से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना? हाँ, एक का बोल रहे हो 0 हो जाएगा. क्यों? अच्छा, एक सबसे पहला काम मेरा मन कर रहा है मैं इसे काट के फेंक दूं. क्या ये ठीक होगा? बी वर्टिकल कंसीडर करें ही नहीं हम इनको सॉल्व करने के लिए, चाहे इनको सॉल्व करने के लिए. डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? डू यू सपोर्ट दिस? व्हाई? बी वर्टिकल के कारण कोई इंडक्शन नहीं होगा. क्यों? इसकी हाइट के अलोंग हमें कैलकुलेट करना है. और हाइट क्या होगी? लेंथ ऑफ, ये आदमी रॉड है, इस रॉड की लेंथ जो है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, डिपेंडिंग ऑन ये कौन से हेमिस्फेयर में. Either way, the length will be either parallel or anti-parallel to the vertical component. So this is useless. B vertical में भागते हुए आदमी का, या B vertical की वजह से भागते हुए आदमी की हाइट के अलोंग, या तो वो हाथ खोल के भागे तो इन हाथों के अलोंग इंडक्स, तो वो ऐसा हो नहीं रहा. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है हाइट के अलोंग ही करना. देन क्या बचा? सिर्फ BH बचा. फिर तो अब अपन डायग्राम बनाएंगे. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. BH की डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमेशा साउथ टू नॉर्थ. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. केवल पोल्स को छोड़ दें तो वहां BH होता ही नहीं है. बाकी जहां BH होता है नॉर्थ की तरफ होता है. ठीक है, ये अंकल जी भाग किस तरफ रहे हैं? ये भी नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं. यानी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों क्या हो गए? पैरेलल. तो फर्स्ट केस में नो इंडक्शन विल टेक प्लेस, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0. कितने लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है? राइट? समझ में आ रहा है बेटा? पीछे आपके थोड़ा थोड़ा आ रहा है या पूरा पूरा मीडियम आ रहा है? ठीक है. सेकंड पार्ट अब भी 0? अब नहीं होगा 0. ये डायग्राम फर्स्ट पार्ट का था.
सेकंड पार्ट में फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, BH is always directed towards north. BH is always directed towards north. This person is running towards east या west, कोई भी एक ले लो, चलो east ले लिया हमने. So you can see that the velocity is along x-axis, BH is along y-axis, and his height is along z-axis. So all three vectors are mutually perpendicular. So we can say that E is equal to BHLV. BH कितना दिया हुआ था 1 टेस्ला, इनकी हाइट है 2 मीटर, भाग रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से, तो 20 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा सेकंड केस में. इज इट क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो. यस, डिप एंगल हमने पहले कर दिया. अब ये करने के बाद ये आसान लगेगा आपको. सो नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर. टेक अनदर 1 मिनट. वो तो तुम लोग तो पहले कर चुके हो. तुम बैठो आराम से, सांस वांस लो, लंबी गहरी सांस. थोड़ा सा सांस तो ले ही रहना, बंद थोड़ा किए थे बीच में. तुम ये चेक करो तुम्हारा आंसर सही है क्या. अच्छा मैंने पहले बता दिया क्या? अरे यार तो गलत कर दिया. क्या करें इसमें, एरोप्लेन बनाए पहले. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यस सर नो. अरे होगा ही ना सर, क्या आप भी. कहां जा रहा है भैया ये? सर स्मार्ट है. चलो वेस्ट की तरफ एरोप्लेन. अब एरोप्लेन यार ऐसा ही मान लो यही है एरोप्लेन, है ना. इसके विंग्स में इंडक्शन होगा, कभी भी इसकी लेंथ में इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन की वेलोसिटी हमेशा उसकी लेंथ के क्या होगी, पैरेलल. तो जब भी इंडक्शन का सवाल आएगा विंग्स में ही आएगा. ये जो विंग्स हैं इनकी लंबाई कितनी दी है भैया? 25 मीटर के इनकी, मतलब एल है अपने पास में 25 मीटर. और ये एल जो है वो नॉर्थ साउथ वाली लाइन यानी वाई एक्सिस के अलोंग है. वेलोसिटी वेक्टर है वेस्ट की तरफ, कितना है? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा. अरे भाई साहब मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 500. आप लोग बता रहे हो 500, मैं मान लेता हूं, क्योंकि काइनेमेटिक्स मेरे को पता नहीं है, मैं मान रहा हूं आप कह रहे हो इसलिए. कितने लोगों का है 500 मीटर पर सेकंड? और कितनों ने डायरेक्ट ले लिया 1800 ही? ऐसा नहीं करना, ठीक है. और क्या रह गया भाई? बी. बी का क्या करें अब? बी आपको पता करना पड़ेगा इसमें. अच्छा वो ऑप्शन भी दिया है कि डायरेक्ट जा रहा है? जो डायरेक्ट 5 लेने से जो आंसर आ रहा है ऑप्शन में है क्या? है ना. समझदार एग्जामिनर है, बेवकूफ नहीं बना सकते आप इसको. चलो देखो, सुनो और समझो. किसी जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. मान लेते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहीं पे आता है ना पॉजिटिव डिप एंगल. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. चलो उसकी भी बात करते हैं, ठीक है. हम इंडिया में रहते हैं, इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहती है अर्थ के या बाहर की तरफ रहती है? ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम लोग मुझे? चलो मेरे कहने से मान लो नीचे की तरफ. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. ये बी एच हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट डिप एंगल के साथ 30 डिग्री पे, और ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट. आप पहले तो मुझे ये बताओ, यहां जो इंडक्शन होगा इस प्लेन के अंदर, वो हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा या वर्टिकल की वजह से होगा या दोनों की वजह से होगा? क्या होगा और क्यों होगा? क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण कोई इंडक्शन नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल के कारण आप कह रहे हैं कोई इंडक्शन नहीं होगा, रीजन बताएंगे? लेंथ के वो पैरेलल है. आप एरोप्लेन के विंग्स को देखें, रेड कलर में नॉर्थ साउथ वाली लाइन के अलोंग आ रहे हैं, और BH भी आपका क्या है? नॉर्थ. तो हम ये साइड में लिख देते हैं, BH vector is parallel to L vector, there will be no induction due to BH. So only B vertical is responsible for the induction in this rod of length 25 meter. So B vertical कितना हो जाएगा बताओ? इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा, है ना. सो B net का sin 30 कंपोनेंट, सही बोल रहा हूं?
5 इंटू 10⁻⁻⁴ का हाफ, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब तो बच्चों का गेम रह गया बस। E इंड्यूस्ड इक्वल टू बी वर्टिकल L इंटू वी। बी वर्टिकल कितना है आपके पास? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। L कितना है आपके पास में? 25 मीटर। और जो आपके पास में स्पीड है वो आपने बताई मुझे 500 मीटर पर सेकंड। यही बोले ना आप लोग? अभी बताओ जरा कितना आ रहा है? 620। गंदा सा आंसर आ रहा है क्या? क्या 3.125 कैलकुलेटर से किए हो? नहीं, अच्छा 10 की पावर, कोई पावर नहीं है एक, हाँ 4 तो यही, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नो पावर, -4 और यहाँ भी पावर जितनी आ रही है लगभग, तो 3.1। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेशन कर लेना, आप तो जाने आगे चले गए, भावुक हो गए आप लोग। किसी के मन में कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, है क्या? अगर जियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक होंगे तो इसमें दिक्कत आती है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मॉड्यूल का पेज नंबर कोई लाया मॉड्यूल अभी? 117 118 शायद 2 पेजेस पे दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, एक बार चेक कर लो 117 118, ताकि हम पेज नंबर लिखवा दें सबको, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वहां से इसको पढ़ सकते हैं। अरे केमिस्ट्री का मॉड्यूल नहीं है यार, फिजिक्स का मॉड्यूल। वी आर मैन इन ब्लू नॉट रेड। हाँ 117 देखना क्या है। हाँ 117 यही है ना, राइट वाला। 117 पे नीचे से स्टार्ट हो रहा है और 118 पे पूरा चल रहा है। तो मॉड्यूल का पेज 117 118 आज रीड करके देखना, सारे वही केसेस हैं। आदमी भाग रहा है, एरोप्लेन में तो हद कर रखी है, मतलब ऐसे तो चल ही रहा है, कभी नीचे गिर रहा है एकदम डाइव मारता हुआ, कभी ऊपर जा रहा है, कभी हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, इस तरह से। और भी है, ट्रेन के व्हील्स के बीच में जो रॉड रहती है उसमें भी इंडक्शन होगा, मतलब सारे केसेस वहां दिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखना। एम्स लेवल के थे, आते तो एम्स में आते, अब आने के चांसेस थोड़े कम है लेकिन हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है जेट प्लेन वाला, जो अपने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 16 है शायद, है ना, तो वो वाला भी आपको डेफिनेटली करना है। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिक ईएमआई पे कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। अगर बनाना चाहे ना, एग्जामिनर मूड में आ जाए तो आप देखते रह जाओगे, सवाल खत्म नहीं होंगे। लेकिन अच्छा, इनफाइनाइट ट्यूब कर लिया था क्या हमने? इनफाइनाइट ट्यूब, बार मैग्नेट ड्रॉप्ड इन इनफाइनाइट ट्यूब, कर लिया था। ठीक है, मतलब छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना, वही कहना चाह रहा हूं मैं, सब चीजें हो जाएं बस, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डन अ लॉट इन वॉट एवर टॉपिक वॉज गोइंग ऑन। जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने लगभग हर टाइप के सवाल कर लिए हैं। अब हम आगे नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, डायनेमिक ईएमआई ओवर, इसमें रोटेटिंग वाला भी हो गया, सब हो गया मतलब। एक साइकिल के व्हील वाला कल देखा था क्या हमने? नहीं देखा? अच्छा, रोटेटिंग रॉड देखा था कि नहीं देखा था? उसके तो सवाल कर लिए इतने सारे, देखा ही होगा तभी, है ना। सारे सवाल करने के बाद थोड़ी बोल सकते नहीं देखा था। अच्छा एक बात बताओ, एक व्हील है साइकिल का पहिया, उसमें एन स्पोक्स है, कितने स्पोक्स हैं? स्पोक्स को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? चलो जो भी बोलते हो, स्पोक्स है, एन स्पोक्स। इसके सेंटर पे ए पॉइंट है, इधर रिम पे बी पॉइंट है और इधर ही एक सी पॉइंट है। वी ए माइनस वी बी कितना होगा यदि ये साइकिल का व्हील ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे किसी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के अंदर? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ड्यू टू 1 रॉड, तो एन रॉड्स की वजह से क्या होगा? उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक रॉड में एक सेल, दूसरे रॉड में दूसरा सेल, ऐसे एन रॉड्स के कितने सेल बने? एन। और इन सभी में आप राइट एंड पाम रूल लगा के देखिए, सबका हाई पोटेंशियल सेंटर की तरफ आ रहा है, यानी सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। यस और नो? सो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, so net EMF will also be equal to b omega l square by 2. Yes or no? So number of rods का कोई फर्क, इनमें से एक हटा दो, दो हटा दो, तो भी नेट ईएमएफ उतना ही आएगा। अगर मैं इन्हें जोड़ जोड़ के डिस्क बना दूं,
और डिस्क बनाई तो बनाई, साथ में उसको रोटेट करवा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और फिर मैंने क्या करा, यहां एक डायमीटर वाली लाइन बनाई और उस पर 3 पॉइंट्स बनाए, ए बी एंड सी। ओमेगा स्पीड, रेडियस ऑफ दिस इज आर, सो वी ए माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी, वी ए माइनस वी सी। ये 3 वैल्यूज बता सकते हैं क्या आप मुझे? बताइए। समझ गए ना क्वेश्चन? समझ गए? डिस्क है, डिस्क, अलग अलग रॉड नहीं, डिस्क बना दी पूरी और ऐसे रोटेट हो रही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा? अभी बाकी लोग सोच रहे हैं, सोचो सोचो, टेक योर टाइम। हर सवाल में 1 मिनट देते हैं, अभी दोनों 30 सेकंड तो ठीक है, आराम से कर। क्यों? वो तो रॉड में होता है ना। रॉड का फॉर्मूला डिस्क में लगा सकते हैं क्या ऐसा? रोटेशन में तो नहीं होता ना ऐसा। ml²/12 होता है क्या एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्क का mr²/2 होता है। तो यहाँ कैसे आप लगा सकते हो भेदभाव? वहां तो अलग अलग फॉर्मूले, यहाँ एक फॉर्मूला क्यों? अरे सर कॉन्सेप्ट अलग अलग है। रीजन जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इनफाइनाइट रॉड्स मान ले, लेट अस अज्यूम कि हमने इतनी रॉड लगाई कि बीच में जगह ही नहीं बची। सो हाउ डज इट मैटर? एन रॉड्स हो चाहे इनफाइनाइट रॉड्स हो, है तो सब पैरेलल में ना। तो आएगा बी ओमेगा L²/2, लेकिन एल की जगह रेडियस है आर। सो वी ए माइनस वी बी इज बी ओमेगा r²/2, so is the bc minus b, sorry what, vc minus b, ये भी सेम आ जाएगा। और डायमीटर का कितना हो जाएगा? 0। सो इट डजेंट मैटर बेसिकली। समझ में आ गई? तो ये रह गया था छोटा सा, ये भी हो गया। तब हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि हमने पूरा डायनेमिक ईएमआई अच्छे से पढ़ लिया है। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 दिन की छुट्टी है शायद क्लास की, तो अपन पीछे जा सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन करके शुरू कर सकते हैं उसको 15 मिनट में, 10 मिनट में। या फिर हम छोटा सा टॉपिक उठा लें कोई, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, छुटका उठा लेते हैं, नहीं तो वो बीच में अटक जाएगा। सेल्फ इंडक्शन का सेल्फ इधर रह जाएगा, इंडक्शन मंडे को आएगा फिर, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन का खुद तो खुद है ही वो, एलआर सर्किट में इंडक्टर बन के काम आता है, फिर एसी वाले पूरे चैप्टर में इंडक्टर बन के काम आता है। चीज इंपॉर्टेंट है, भारी भरकम चीज है। उसको मंडे को ही देखेंगे तरीके से एकदम पूरा, जब टेस्ट से तुम लोग एनर्जी लेके आओगे। टेस्ट के बाद ऐसा होता है ना कि भाई अब मैं पढ़ूंगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा टेस्ट के बाद कि हाँ अब मैं और पढ़ूंगा? अभी तक तो पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं और पढ़ूंगा। क्या कर रहा था वैसे मैं? हाँ, देखो 3 तरह के ईएमआई हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक की बात हो रही है, तो उसका सबसे पहला डिवाइस है एसी जनरेटर। क्वेश्चंस आए हैं और नहीं भी आए हैं तो एसी वाला पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में भी आपको देना है कई लोगों को, तो है ना। कुछ लोग देख चुके हैं पहले? अरे बहुत लकी है तुम, मजाक कर रहे हो, सही में इतना टाइम मिल गया उनको। बोर्ड की चिंता से मुक्त होकर सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा नीट के लिए पढ़ना। एक कॉइल रोटेट हो रही है, एक ऐसी एन कॉइल्स होती हैं पूरी। आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसका फ्लक्स कितना लिखते आए हैं अभी तक हम? एन बी ए कॉस थीटा। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो यूनिफॉर्म है, तो थीटा एंगल कवर करने में अगर टी टाइम लगा है तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी लिख सकते हैं क्या? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। एनी ऑब्जेक्शन इन दिस? नो ऑब्जेक्शन। सो इन प्लेस ऑफ थीटा आई कैन राइट डाउन एन बी ए कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज द फेराडेज लॉ की इक्वेशन? ई ई सोच रहे हो? -d∅dt। लग रहा है इतनी देर से टफ सवाल पूछ रहे थे, ये कुछ पता नहीं क्या पूछ रहा होगा। E इक्वल टू -d/dt, डिफरेंशिएशन होगा इसका एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस तो गया, अब आगे बताओ उसके। वो याद आ गया यार, बचपन में टेबल, बचपन में टेबल में नहीं आती थी 19 की, तो 19 5 जा 19 5 जा यही 2-4 बार बोलते रहते थे, आगे का नंबर गायब था। सेम यहाँ पे लोग माइनस माइनस तो बता रहे थे, आगे नहीं बता रहे थे। ओमेगा बाहर आता है, सिर्फ साइन नहीं रहेगा।
कोफिशिएंट भी है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जनरेटर का इंस्टेंटेनियस। किसी भी टी का वैल्यू पुट करिए तो आपको यहां पे ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ एंड व्हेन विल यू गेट दैट पीक वैल्यू? साइन थीटा जब 1 हो जाएगा। सो ई मैक्सिमम यानी ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा। आप यकीन मानो चाहे ना मानो, एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल इसके ऊपर दे रखा है। कमला नाम की एक बच्ची साइकिल पे पेडल मार रही है, साइकिल में जनरेटर कनेक्टेड है और उसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखी है कुछ भी 50 हर्ट्ज या व्हाटएवर। आपको सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना है, पीक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है, कर सकते हो कि नहीं? यस और नो? और हेंस आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है जो एसी जनरेटर से हमको मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में हर सर्किट की शुरुआत यहीं से होती है, आपने पढ़ा हुआ है सबने। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसमें जो सवाल दे रखे हैं मॉड्यूल में, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ, फ्लक्स किसका फंक्शन है? कॉस थीटा का। और ईएमएफ किसका फंक्शन है? यानी ये दोनों हमेशा 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर रहेंगे। है ना ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल में? या नहीं भी देखे हो कभी तो ऐसे ध्यान रखो आप, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे कॉस जीरो हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम यानी कॉस जीरो, तो साइन जीरो विल बी, मतलब ये हमेशा आउट ऑफ फेज रहेंगे एक दूसरे से, हमेशा टाइमिंग इनकी मैच ही नहीं होगी कभी। क्या लिख रहा था मैं? फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ जीरो। समझ गए बात को आप? सो ये चीजें हैं जो वहां पे बहुत अच्छे से लैंग्वेज बना के पूछी हुई है उसने, कि फ्लक्स मैक्सिमम बताइए, ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा, मिनिमम होगा, या जो भी है व्हाटएवर। क्लियर? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें से? सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद जो डिवाइस है वो है ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जो लोग पहले नहीं आए हो उनको बता दूं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। किसी को लग रहा हो लास्ट लेक्चर है, आज तो ट्रांसफॉर्मर जनरेटर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस हमने, आप लोग तो सारे वैसे जाने पहचाने लग रहे हो, इन केस कोई नया हो, अभी चैप्टर बचा है 50%। हाँ इसको बता देना यार, कहीं इंसानियत से भरोसा उठ जाए कि भाई 3 दिन में चैप्टर खत्म। कौन सी फैसिलिटी है? ऐसा नहीं है। हमने सीक्वेंस जानबूझ के कुछ इस तरह से सेट किया है कि चीजें समझ में आए और टाइम यूटिलाइज हो, वेस्ट नहीं हो, इंटरेस्ट बना रहे। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर की भी एक बेसिक, दो टाइप के सवाल इसमें से आते हैं। मैं नीट के लेवल की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल वो बोर्ड में आप करके आओगे बढ़िया डायग्राम बना के, मुझे पता है। क्वेश्चंस आएंगे दो टाइप के, आइडियल और नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले बताओ ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? अब ये मत बोलना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, नहीं करता है, वो रेक्टिफायर करता है। पावर को, पावर कांस्टेंट रखता है, तो उसकी जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही कांस्टेंट होती है ना। वोल्टेज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैं दैनिक जीवन से एग्जांपल देता हूं। आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जर जिस सॉकेट में लगाते हैं वो 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट देता है। आपका मोबाइल जो चार्ज कर रहे हो उसकी बैटरी हार्डली 3.55 वोल्ट, मैक्सिमम 10 होती होगी, और इससे ज्यादा नहीं होती। 10 भी बहुत ज्यादा है, 5 ही होती होगी शायद, कभी खोल के देखना उसे। तो 220 को सीधा 5 वोल्ट से जोड़ दोगे, क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, बट डोंट ट्राई दिस एट होम। फिर कैसे नहीं कुछ हो रहा? मतलब आराम से वो तो डेली चार्ज होता है 10-10 बार। यानी आपने क्या किया, 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट को पहले अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहिए, मान लो 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट में ड्रॉप करवाया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? वोल्टेज कम करते हैं वो कहलाता है स्टेप डाउन। उसमें प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज कनेक्टेड रहता है, सेकेंडरी में हम कम करवा लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है जहां पे हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं कम, मान लो पावर हाउस में बन रहा है 1000 वॉट और चाहिए आपको ट्रांसमिशन में 10,000 वॉट, तो वहां क्या लगा दोगे? स्टेप अप। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर हो गए, और इनका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं है। E1/E2 इज इक्वल टू, ईजी है इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस करे बिना ट्रांसफॉर्मर बता रहा हूं और आपके समझ में आ जाएगा।
या V1/V2 वॉट लोड के अक्रॉस देख रहे हो V1/V2। यानी अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से क्या होने चाहिए, ज्यादा। ये स्टेप अप है। अगर आपको स्टेप डाउन है, उल्टा बोल गया। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यानी कि अच्छा P और S से शो कर दो, PS PS PS। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा रहेगा। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी जिसका नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो रहेगा वही उनके EMF या वोल्टेजेस का भी रेशो रहेगा। सिंपल सा फंडा है। तो जैसा कि मैंने बोला, या तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन आएगा या तो फिर नॉन आइडियल पे आएगा। कुछ मेंशन्ड नहीं है तो हम तो आइडियल बच्चे हैं, एकदम आइडियल मानेंगे उसको, है ना। इसका क्या मीनिंग है कि 720 नंबर की तैयारी करवाई गई तो उसके नंबर भी कितने आ रहे हैं, 720। आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो आप देख रहे हो रेयर पॉसिबिलिटी होती है, कई लाखों में एक दो होते हैं ना। यानी आउटपुट पावर इज इक्वल टू, यानी VSIS सेकेंडरी की पावर इज इक्वल टू VPIP यानी प्राइमरी, यानी V इंटू आई इज बेसिकली अ कांस्टेंट, सो वी कैन से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ई का बात हुई भाया। ओम के नियम में तो कुछ और पढ़ाया था, मतलब ओम्स लॉ में तो पढ़ाया था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। यहां बोल रहे हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट। ही कहीं हो रही हो भाया, पावर कांस्टेंट है। यहाँ हमारी प्रायोरिटी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब नो पावर लॉस, वो तभी कांस्टेंट रहेगी। अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो, यानी आपने सेकेंडरी में वोल्टेज क्या कर दिया, कम, तो पावर कांस्टेंट रखने के लिए करंट को अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आप स्टेप अप बना रहे हैं, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, यानी करंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज भी बढ़ा दिया और करंट भी बढ़ गया तो पावर। ऐसा पॉसिबल है क्या? 720 का पढ़ा है 750 ले आओगे क्या? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इनपुट से ज्यादा कभी आउटपुट, है ना। तो हमें तो वैसे भी यहाँ लॉस भी नहीं करना, आइडियल है। बात समझ में आई? आइडियल के क्वेश्चंस या तो इस इक्वेशन से या हार्डली इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। मॉड्यूल के अंदर एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, क्यूट सा, कि 2 वोल्ट का एक सेल है, प्राइमरी में कनेक्ट कर दिया है और टर्न्स का रेशियो 25:1 है। बताइए सेकेंडरी में कितना आउटपुट मिलेगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेल एक डीसी सोर्स है, डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स फॉर एसी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज होगा। कॉस थीटा का फंक्शन था ना फ्लक्स, तभी कुछ इंडक्शन होगा। सेल क्या है? डीसी सोर्स है, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? इसलिए पहले 220 वोल्ट एसी से चार्जर में आप पहले छोटा एसी बनाते हो, फिर जाके रेक्टिफाई करते हो उसको। अरे बात समझ में आई? ये सब तो आप थ्योरी वाली बुक्स में पढ़ना। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ये तो इजी हो गया, यहां से जो जो पूछ सकते हैं सब बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है रियल ट्रांसफॉर्मर। क्या हो गया पीछे? कोई टेंशन? रियल ट्रांसफॉर्मर, रियल ट्रांसफॉर्मर मतलब ठीक है, 720 की पढ़ाई करी मतलब 715 आ गए। हंस रहे अरे एलन के पेपर की बात नहीं करो, नीट की बात करो, आ सकते हैं ना अगर वैसा ही पेपर आया फिर से। तो रियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? कुछ लॉसेस होंगे, मतलब ऑलवेज द आउटपुट पावर विल बी लेस देन, ऑलवेज। सो एफिशिएंसी इन परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग P आउटपुट अपॉन P इनपुट इनटू। अब घुमाएगा कैसे, क्योंकि सवाल तो इजी है। अब इसमें क्या घुमाएगा? बोलेगा आउटपुट पावर चाहिए हमको 2000 वॉट, यानी VSIS लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनपुट पावर ना दे करके बोला है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 220 वोल्ट की दे रहे हैं। एफिशिएंसी 90% है। बताइए प्राइमरी का करंट कितना होगा? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। मतलब एक पावर डायरेक्ट दे दी, V और I अलग अलग दे दिए, या आउटपुट वाला अलग अलग दे दिया, इनपुट वाला डायरेक्ट दे दिया, इक्वेशन एक ही है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो बोर्ड पे इस समय इंफॉर्मेशन लिखी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स करने के लिए सफिशिएंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर में कई तरह के लॉसेस हैं, मॉड्यूल के अंदर भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं, उन सबकी रेमेडीज हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस वगैरह वगैरह। आप बोलोगे तो उस पर भी चर्चा कर दूंगा एक दिन, पर आप खुद से रीड कर सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है।
इज इट क्लियर? क्या समय समाप्त हो गया क्या? हमने इसलिए छोटे टॉपिक उठाए थे ताकि सेल्फ इंडक्शन बीच में नहीं फंसे। तो मंडे वाली क्लास में आज आप इसके क्वेश्चन करके देखना, ट्रांसफार्मर में अच्छे सवाल हैं और जनरेटर के भी। मंडे को हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंडक्टर तक जाएगा, एलआर सर्किट तक। ठीक है जी? अरे मजा आया क्या? चलिए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी सैटरडे संडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ठीक है।